नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर को। जब स्टूडेंट सीनियर क्लास में पहुंचता है, सीनियर क्लास मतलब 9th 10th 11th या 12th क्लास, तो अपनी स्टडी को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाता है। सारे बच्चे सीरियस नहीं होते, लेकिन जो क्लास के टॉपर होते हैं या जिनका लाइफ में कुछ एम सेट होता है, टारगेट सेट होता है, या जिनको लगता है कि मुझे 95% या 100% स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है, तो अपनी स्टडी को लेकर के बेहद सीरियस हो जाते हैं। और जब नवंबर दिसंबर आता है, यानी कि एग्जाम से, उनके एनुअल एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले वो प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनका टाइम टेबल वो सेट कर लेते हैं, क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी बुक के ऊपर फोकस करना है वो डिसाइड कर लेते हैं, कितनी रिवीजन देनी है वो डिसाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ उनकी लिस्ट में 2 चीज़ें टॉप पर होती है। हर टॉपर की लिस्ट में 2 चीज़ें टॉप पर आपको मिलेगी। एक तो बोर्ड का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर, और सेकेंड रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, या हमारा अगर टारगेट होता है कि हमें 90+ इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, आपके सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि आप सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ शुरुआत कीजिए। रिवीजन के साथ अगर जा रहे हो तो रिवीजन के साथ जाने से पहले आप सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। अब ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम का बनता कैसे है? जब आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तो उसमें टीचर्स के पैनल होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। उस पैनल में कई सारे टीचर्स होते हैं जो अलग अलग अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं। उनमें से किसी एक से जो क्वेश्चन पेपर को उठाया जाता है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दे दिया जाता है। अब जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रिपेयर किया जाता है, उससे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, 2 और 3 डेज की वर्कशॉप होती है। उसके बाद टीचर को क्या मिलता है? उनको एक एनसीईआरटी की बुक दे देते हैं, एक सीबीएसई का यानी कि जिस भी बोर्ड का है उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। 3 चीज़ें मिलती है। उसके बाद उनको अपने पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करना होता है। अब देखिए कि अगर कोई भी टीचर तैयार करेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर या जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो जरूर ध्यान में रखेगा कि पैटर्न कैसा है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अब जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको 80 to 90% इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक दे दिया गया, जिस चैप्टर से टॉपिक दिया गया है, 3 मार्कर क्वेश्चन दिया गया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी उसी चैप्टर से ही 3 मार्कर क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिसमें यहाँ पर 5 मार्कर क्वेश्चन दिए गए, उसी चैप्टर से 90% उसी चैप्टर में से आपका क्वेश्चन 5 मार्कर मिलेगा। ओके, उसकी लैंग्वेज भी सेम मिलेगी। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपके एग्जाम में भी कंपैरिजन का ही क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। देखिए, पूरी बुक को अगर आप जैसे एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की, तो पूरी बुक में आपके 8-10 के आसपास ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कंपैरिजन के। अगर सिंपल क्वेश्चन पेपर में है तो बोर्ड में भी रहेगा। ओके, तो अगर हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, देख तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, एक हमें थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ, हमारा कितने हद तक, किस हद तक हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, लैंग्वेज का आइडिया लगता है, डिफ़िकल्टी लेवल का हमें आइडिया लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जब हम जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि रिवीजन के लिए हम जा रहे हैं, तो रिवीजन के लिए जाएंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन होगी, रिवीजन जो होगी, वो ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को केवल ये नहीं कि देख लिया बस फटाफट, इसको अच्छे से समझे कि क्या आ रहा है, कैसे लैंग्वेज में आ रहा है, और किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जो कि अपडेटेड है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे। इसमें हम पैटर्न को भी समझेंगे, ब्लूप्रिंट को भी समझेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और ये आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 087, क्लास 10th का है। आपका टाइम रहेगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। उसके बाद इसमें आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देंगे एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपके इस बार के क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 सेक्शन रहेंगे, 6 पार्ट रहेंगे, A B C D E तथा F। ओके,
और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में वो 37 रहने वाले हैं। ठीक, सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, यानी कि 1 to 37 तक जाओगे तो उसमें किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। इंटरनल चॉइसेस जरूर दी गई, जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दी गई तो वहाँ पे आपको 2 में से 1 करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको 37 ही करने हैं। इसमें जो पहला पार्ट रहेगा आपका, पहला जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा ए, उसमें 1 to 20 क्वेश्चन है वो MCQs है। ओके, MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क का रहेंगे। हालांकि जो MCQs होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये लगता है कि वो इजी होते हैं, लेकिन मार्क्स यहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो MCQs के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, 1 मार्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैप्टर में थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 to 24 जो रहेंगे वो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्कर रहेंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, जो 3 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको 3 मार्कर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी लिखना है, थोड़ा सा ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी आपको आइडिया लग जाएगा। जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो थोड़े से आपके शॉर्ट में रहेंगे, यानी कि डायरेक्ट उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर दे पाओगे। उसके बाद जो डी सेक्शन रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। 4 आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। उसके बाद आपका सेक्शन ई रहेगा, पार्ट जो ई है उसमें क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हर एक में, जैसे कि आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 34 दे दिया गया तो उसमें आपको एक स्टंजा दिया गया, एक पार्ट दिया गया है, ओके, एक सोर्स दिया गया है, उसको रीड करना है और उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 1 मार्कर का, सेकंड भी 1 मार्कर का और थर्ड आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। ओके, यानी कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, वो 4 मार्क्स ईच के होंगे तीनों क्वेश्चन। उसके बाद जो एफ सेक्शन रहेगा, लास्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, इसके 2 पार्ट रहेंगे, 37A और 37B। 37A है वो हिस्ट्री से रहेगा, 2 मार्क्स का मैप वर्क रहेगा, और 37B ये जियो से रहेगा, भूगोल से रहेगा, ये 3 मार्क्स का मैप वर्क का रहेगा। ओके, यानी कि इस टाइप का पैटर्न रहने वाला आपका इस बार का बोर्ड एग्जाम का। क्लियर, समझ में आ गया ना? यानी कि हमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर इन क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना है, और साथ ही साथ हमारे लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, टोटल 12 मार्क्स के, और 5 मार्क्स का रहेगा हमारा मैप वर्क। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, जैसे 3 मार्कर में भी है, 5 मार्कर में भी दी गई है, तो वहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई कि एक क्वेश्चन में दे दिया गया कि या ये कीजिए या फिर दूसरा कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो जहाँ पे थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे तो वहाँ पे इंटरनल चॉइस हमें मिलने वाली है। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो ये हमारा पहला सेक्शन है जिसमें MCQs दिए गए हैं, 20 MCQs रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की? एशिया और अफ्रीका के जो देश है उनके उपनिवेशीकरण ने किस बात ने मदद की? जैसे एशिया के देश थे, भारत लगा लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओके, इंडोनेशिया, और अफ्रीका के जो देश थे वो उपनिवेश थे, किनके? जो यूरोप के देश थे उनके उपनिवेश बने हुए थे। तो उनके उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की हमें बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला, व्यापार के विस्तार के लिए उनकी सरकारी नीतियां बेटर थी इसलिए हम उनके गुलाम बन गए। सेकंड ऑप्शन दिए गए, विस्तार के लिए मूल देशों को सरकारी आमंत्रण, हमारे देशों को सरकारों ने कहा कि भाई आओ हमें गुलाम बना लो। क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, ऐसा भी नहीं हुआ था, ऐसा भी नहीं हुआ था। तीसरा है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, निवेश और परिवहन में सुधार हो गया था, यानी कि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी और बेटर तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, परिवहन के साधनों में उनके पास सुधार हो गया था, इससे वो हमारे ऊपर शासन चला पाए, हुक्म चला पाए, हम तक वो पहुंच पाए। और चौथा, इन क्षेत्रों के पूंजीपति उपनिवेशिक शक्तियों के साथ व्यापार करना चाहते। चौथा ऑप्शन दिया गया, जैसे भारत या अफ्रीका जैसे अफ्रीका के जो देश थे उन्होंने कहा कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप आ जाओ हमें गुलाम बना लो। ऐसा हुआ था? ऐसा भी नहीं हुआ था। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, कि जो यूरोपियन देश थे जिन्होंने हमें उपनिवेश बनाया था उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी, बेटर उनके पास परिवहन, ट्रांसपोर्ट के साधन थे। ओके, इसके कारण वो हमारे तक पहुंच पाए थे और हमारे ऊपर शासन
वो लागू कर पाए थे, हमें अपना उपनिवेश उन्होंने बना लिया था। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज की आपको इश्यू रहेगा कि लैंग्वेज जो सीबीएसई के एग्जाम में रहेगी वो वैसी रहेगी जो एनसीईआरटी बुक की रहती है। तो क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको एग्जाम में 2 बार समझना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिल सकता है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, ये हमें बताना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक समाचार पत्र शुरू किया गया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हिंदू, केसरी, सुधारक और चौथा ऑप्शन है प्रताप। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, केसरी, यानी कि केसरी न्यूज़पेपर है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये भी MCQ है कि नीचे दी गई तस्वीर को देखिए और निम्नलिखित विकल्पों में से इस पेंटिंग के चित्रकार का नाम पहचानिए। देखिए यहाँ पे मैंने वो तस्वीर तो नहीं दी गई है, आपकी CBSE आपकी NCERT की जो बुक है उसमें एक तस्वीर दी गई, वो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दी गई। तो मैंने यहाँ पे ऐड करनी थी, मैंने निकाल भी ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं अटैच करना भूल गया हूँ। तो उस पेंटिंग के चित्रकार का नाम बताना है। तो वो पेंटिंग है वो देख लीजिएगा, कहीं पे आपको मिलेगी, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर में देखिएगा। वो पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, जो CBSE के ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दी गई। किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है ये, उससे पहले एक थर्ड क्वेश्चन हमें उन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, क्योंकि वो तो तस्वीर को देख नहीं पाएंगे। ओके, पिक्चर को देख नहीं पाएंगे। तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे। गीत गोविंद पुस्तक है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो उस पुस्तक के लेखक कौन थे ये हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तुलसीदास, सूरदास, जयदेव, रैदास। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, जयदेव हैं वो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, चौथा हमारा क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। ओके, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया, चारों को पहले हम रीड करते हैं। पहला हमें दिया गया कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए माहौल तैयार किया। दूसरा दिया गया मार्टिन लूथर ने लेखन ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा दिया गया मेनोकियो ने बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की। चौथा दिया गया जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। हमें बताना कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद और सबसे एंड में कौन सी हुई। तो इसमें ये पहले हुई थी। ओके, ये सबसे पहले हुई थी, उसके बाद ये हुई थी, उसके बाद मेनोकियो ने बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की थी, और उसके बाद मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए माहौल तैयार किया था। फ्रांसीसी क्रांति इनमें से सबसे बाद में हुई थी। तो यहाँ देखिए किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को देखिए कि जो 4 है वो पहले दिया गया, डी में दिया गया ना, 4 पहले है, 4 के बाद उसमें दिया गया 2। ओके, 2 आएगा ये, यानी कि 4 है वो पहले नंबर पे आएगा, 2 है वो दूसरे नंबर पे आएगा, और जो उसके बाद 3 है वो तीसरे नंबर पे आएगा, और 1 है वो चौथे नंबर पे आएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ हमें क्वेश्चन दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की हमें पहचान करनी है। ओके, क्या करना है हमें? फसल की पहचान करनी है कि कौन सी फसल की बात हो रही है यहाँ पे। यह एक फैसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, यानी कि ये खाद्य फसल भी है और चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खाद्य फसल के रूप में और चारे दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खरीफ की फसल है ये। ओके, और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरीके से उगती है, और आधुनिक जो इनपुट है इसके उपयोग से इस फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है। ओके, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमें पहचानना कि किस फसल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, गेहूँ है वो रबी की फसल है और ये चारे की नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद चावल को देखिए, ये खरीफ की फसल है लेकिन ये चारे की फसल नहीं है। गन्ना है, ये पूरे वर्ष भर की फसल है, केवल खरीफ की फसल नहीं है और चारे की नहीं है। इसमें से जो मक्का है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मक्का ये खरीफ की फसल है, मक्का है वो खाद्यान्न भी है, और साथ ही साथ ये पशुओं के लिए चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मक्का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा विवरण सही नहीं है। आरक्षित वन, ओके, आरक्षित वन है वो आधे से अधिक वन है हमारे, बिल्कुल सही है। 50% से अधिक जो वन है हमारे वो आरक्षित वनों में आते हैं। उसके बाद संरक्षित वनों की बात की जा रही है, तो कुल वनों के 1/3 जो वन है हमारे, टोटल जो फॉरेस्ट है उसके 1/3 जो फॉरेस्ट है वो हमारे संरक्षित जो फॉरेस्ट है उसमें आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है उनमें कौन से होते हैं, जो सरकार और निजी व्यक्तियों के अधीन हैं, जैसे गाँव के आसपास हो गए, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे हो गए, तो वो हो गए अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन। ठीक, जो बाकी बच गए, यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग 15% के आसपास ये हैं, 33% के आसपास ये हैं और नियर अबाउट 50% के आसपास ये हैं, इस टाइप से हैं। ठीक, अब चौथा दिया गया स्थायी वन, कि स्थायी वन कौन से होते हैं, इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए आरक्षित या अवर्गीकृत वन है उनको स्थायी वन बोलते हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक, यानी कि आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये वनों के बारे में सही विवरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें इनको सुमेलित करना है, एक साइड में संसाधन दिया गया और दूसरी साइड में दिया गया उनका एग्जाम्पल। ठीक, तो इसमें दिया गया नवीकरणीय संसाधन, तो वन और वन्यजीव नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिनको कम समय में दोबारा से उत्पादन किया जा सकता है, तो जिनका पुनरुत्पादन हो सकता है, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे वन हो गए, पेड़ काटे पेड़ लगाए भी जा सकते हैं, वन्य जीव रिप्रोडक्शन हो सकता है उनका। ओके, तो ये नवीकरणीय संसाधन पहले का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, जिनको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे ये खनिज और जीवाश्म संसाधन हो गए, जो जीवाश्म ईंधन है ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी इनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपने कोयला जलाया, कोयले की राख बन गई, उसके बाद आबड़ा कडाबड़ा ऐसे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ोगे तो क्या वो दोबारा से कोयला बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है जिसका हम पुनर्उपयोग नहीं कर सकते और लंबे समय में इनका उत्पादन होगा, यानी कि तुरंत हम इनका पुनरुत्पादन भी नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे सड़कें, नहरें, रेलवे, बांध, ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, तो थर्ड का सी का थर्ड हो जाएगा। और डी है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो महासागरीय संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें देखिए कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, फर्स्ट का, तो फर्स्ट ये ए का फर्स्ट है, बी का ये फोर्थ दे रखा है, सी का ये थर्ड दे रखा है और डी का ये आपका सेकंड होगा, तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। ओके, बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में कुछ कथन दिए गए, ओके, स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया गया, केंद्र में डच और फ्रांसीसी समुदाय के सदस्यों की संख्या एक समान थी। बिल्कुल थी। केंद्र सरकार में जो डच भाषी और जो फ्रेंच भाषी समुदाय हैं उनके सदस्यों की संख्या एक बराबर कर दी गई थी। ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार और विभिन्न समुदायों के समान प्रतिनिधित्व के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया था और उसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व एक बराबर था, यानी डच भाषी भी उतने ही थे जितने फ्रेंच भाषी थे। तीसरा, राज्य का केंद्र सरकार के अधीनस्थ होना। राज्य सरकार का केंद्र सरकार की, यानी कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो ये सही नहीं है। डी दिया गया, एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान भी किया गया था, ये भी सही है। वहाँ पे सभी भाषी जो समुदाय हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी चुनते हैं, जैसे फ्रेंच भाषी की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, डच भाषी की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, वो है सी। वहाँ पे राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के पास अपनी खुद की शक्तियाँ हैं। ठीक, तो सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा उसको देखते हैं, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th दिया गया। 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों में ही आता है। तो इसमें दिया गया शिक्षा, वन, बैंकिंग, व्यापार, 4 दिए गए। तो इसमें जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहेगा शिक्षा। शिक्षा है वो किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। ठीक,
यानी कि इसके ऊपर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। शिक्षा के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। अगर टकराव होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून है वही लागू होगा, अदरवाइज अगर टकराव नहीं होता तो अपने अपने कानून वो बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ए शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th में। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न दिए गए 10th क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। जो नारीवादी आंदोलन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उनकी बात की जा रही है कि इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। कि एक समूह जो ग्रामीण और शहरी सत्र पर कामकाजी महिलाओं को अधिक शक्ति देने का पक्षधर है, यानी कि पहले में ये कहा गया कि नारीवादी आंदोलन है वो ग्रामीण और शहरों में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको अधिक शक्तियां देने के पक्ष में आंदोलन करा है। ठीक। दूसरा जो इसमें दिया गया, ये दिया गया कि एक आंदोलन है ये जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष अधिकार देने में विश्वास रखता है, यानी कि ये केवल शहरी महिलाओं की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि रेडिकल नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाने, यानी कि ये चाहता है कि व्यक्तिगत जीवन हो चाहे वो पारिवारिक जीवन हो उसमें महिला और पुरुष एक समान होने चाहिए, उनके एक समान अधिकार होने चाहिए, उसकी बात कर रहा है। चौथा दिया गया निर्णय लेने में स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण को रखने की प्रथा को नारीवादी आंदोलन कहता है, बढ़ावा देना चाहता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा सी, कि जो नारीवादी आंदोलन है वो क्या है। नारीवादी आंदोलन का मुख्य जो उनकी जो मांग है, उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि पुरुष और महिलाओं के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि वो महिला इस आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के एक समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो आर्थिक जीवन में हो, कि पुरुष और महिला एक समान होने चाहिए। इसकी मांग के साथ नारीवादी आंदोलन है वो चलाया जा रहा है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके। उसके बाद 11th क्वेश्चन को देखिए, 11वां हमारा प्रश्न रहेगा, उसको देखिए। 11th हमारा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। कि ये जो हमें दिया गया इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो हम डी से स्टार्ट करेंगे। मिजो नेशनल फ्रंट यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये भी सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाम मोर्चा में है, नहीं है, ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में आती है। और ए दिया गया है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, राजग में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12th जो दिया गया, 12th में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें समझना होगा। इस टाइप के आपके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। इसमें हमें दिए गए 2, एक दिया गया अभिकथन, 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक तो अभिकथन है और दूसरा दिया गया उसका कारण। और हमें क्या करना है कि कोड के अनुसार आंसर हमें देना है। जैसे देखिए जो स्टेटमेंट दी गई है कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है, सही है ना, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होती है और वैध सरकार होती है। वैध होता है यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, अवैध नहीं है ना, जबरदस्ती थोपा नहीं गया, हमने चुना है, तो ये वैध सरकार है, लीगल है। ठीक, ये तो करेक्ट है। अब कारण देखिए, कारण बताया गया कि क्यों है ये, कि लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, ये भी लिए जाते हैं। इसीलिए क्या है, एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार होती है। तो ये जो कारण है ये भी सही है, दोनों ही सही है, और ये इसको ठीक से एक्सप्लेन भी करा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, कौन सा आंसर होगा आपका ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, अगला हमारा प्रश्न है 13th क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म श्रीलंका के द्वारा अपने संविधान में संरक्षित घोषित किया गया था। कौन सा धर्म है जिसको श्रीलंका के द्वारा अपने संविधान में राष्ट्रीय धर्म या फिर पोषित धर्म डिक्लेयर किया गया था। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। कि बौद्ध धर्म है उसको राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया था या फिर संरक्षित धर्म का दर्जा दिया गया था, कि श्रीलंका की सरकार है वो इस धर्म को बढ़ावा देगी। ओके, तो ये सी करेक्ट आंसर रहेगा, बौद्ध धर्म। अभी की अगर बात करें तो 70% के आसपास जो लोग हैं श्रीलंका में वो बुद्धिस्ट हैं, लगभग 70% के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़े को देखना है। क्वेश्चन आसान सा, आंकड़े ज़्यादा दे दिया है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और पता लगाइए कि किस राज्य के बच्चों ने अधिकतम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा हासिल की है। हमें बताना है कि जहाँ पर साक्षरता दर अधिक है। ओके, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़े क्या क्या दिए गए, राज्यों के नाम है यहाँ पे, फिर दिया गया प्रति व्यक्ति आय, फिर दिया गया शिशु मृत्यु दर, उसके बाद दिया गया साक्षरता दर, उसके बाद दिया गया शुद्ध उपस्थिति अनुपात। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय तो आपको पता ना, हर व्यक्ति की आय कितनी है, औसत आय कितनी है। शिशु मृत्यु दर 1000 के पीछे दी गई कि वो बच्चे जो जन्म लेने के बाद 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जिस प्रदेश में या जिस देश में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, इसका मतलब वो देश, वहाँ पर उस देश या उस राज्य में स्वास्थ्य की सुविधाएं कम है। ठीक, ऐसे ही साक्षरता दर कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो साक्षरता दर है वो प्रतिशत में बताई जाती है। तो 2017-18 के साक्षरता दर के अनुसार ये दिया गया, और यहाँ पे दिया गया शुद्ध उपस्थिति अनुपात दिया गया, नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि जैसे बात की गई 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की विशेष तौर पे कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं टोटल में से। ठीक, तो ये चीज़ें देखी गई। तो हमें बताना है कि इसमें से कितने बच्चे हैं, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किया। तो जहाँ साक्षरता दर अधिक है तो वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा ने कंप्लीट की होगी। क्लियर। तो यहाँ देखिए हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो ये पूछा ही नहीं है। हमें पूछा है साक्षरता दर के बारे में और नेट अटेंडेंस रेशो से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। केरल में देखिए साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है वो 94% है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ है, और जो नेट अटेंडेंस रेशो वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल में यहीं से है। तो केरल में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, केरल। ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर भी हमें कुछ आंकड़े दिए गए, आसान से आंकड़े यहाँ पे। निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़िए और निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में आंकड़े दिए गए कि ग्रामीण आबादी के लिए साक्षरता दर कितनी है। पुरुष 76% पढ़े हुए गाँव में यूपी में, और 54% महिलाएं वहाँ पर साक्षर हैं यूपी में। ठीक, 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों के लिए साक्षरता, जो टोटल साक्षरता है वो ये है कि 90% बॉयज़ स्कूल जा रहे हैं और 87% गर्ल्स सब स्कूल जा रही है। 10 से 14 आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों के स्कूल में उपस्थिति का अगर प्रतिशत देखें तो जो मेल है उसमें 85% है और फीमेल में 82% है। ठीक, जो उपस्थिति है अभी। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। तो ये है अटेंडेंस का रेशो। तो इसमें से 82% जो गर्ल्स है वही स्कूल जा रही है ना, 10 से 14 की एज में तो गर्ल्स हैं। कितनी नहीं जा रही है, वो हो गए 18%, यानी कि 18% लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही है। तो 18% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कौन से ऑप्शन पे दिया गया। तो इसमें देखिए हमें ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन भी दिया गया 18%। तो 18% यानी कि 18% जो लड़कियां वो स्कूल नहीं जा रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, पूछा क्या जा रहा है वो हमें समझना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 16th क्वेश्चन है MCQs में। 16th क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए कि कौन सा है जो अलग है। देखिए पहला दिया गया ऑप्शन टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी, कुम्हार, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। दूसरे में दिया गया शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, ये सभी भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर हैं ये। पोस्टमैन, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, ये भी सर्विस सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक, उसके बाद दिया गया भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो, ये क्या है कि ये संचार और परिवहन के साधन दिए गए हैं। ये साधन है भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो, ये किस में आ गए, ये परिवहन तथा संचार के साधन में आ गए, ये इनसे अलग है। ठीक, ये क्या है, ये प्रोफेशन है। यहाँ पर ये कौन से है, ये प्रोफेशन है, काम धंधे, और ये है साधन। ठीक, तो इसमें डी आपका अलग हो जाएगा, यानी कि डी है वो ओड है, विषम है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, 17वां हमारा क्वेश्चन दिया गया। 17th क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थान भरना। हमें क्या दिया गया, एक साइड में हमें क्षेत्र दिया गया और दूसरी साइड में दिया गया उसका क्राइटेरिया क्या है। ओके, एक साइड में हमें दिया गया है
क्षेत्र और दूसरी साइड में इस्तेमाल किया गया मापदंड, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमारी अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। 3 में बांटते हैं ना। किस बेस पे बांटते हैं कि आर्थिक गतिविधि की प्रकृति कैसी है। अलग अलग गतिविधियों के आधार पर हमने 3 सेक्टर को में बांट दिया। ऐसे ही जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको हम संगठित और असंगठित में भी बांटते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड में बांटते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा ना। तो अब ये बताना है कि ये किस बेस पे बांटते हैं। फिर ये तो समझ में आ गया कि आर्थिक गतिविधि जो प्राइमरी में अलग टाइप की होती है, सेकेंडरी में अलग की और टर्सरी में अलग की, तो ऐसे बांट दिया। तो ये किस बेस पे बांटा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। पहला है रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही। रोजगार गतिविधियों की प्रकृति का मतलब ये कि यहाँ पर काम करने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटा गया। यानी कि काम करने की, जैसे जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें आ गया गवर्नमेंट सेक्टर आ गया या फिर बड़ी कंपनी आ गई, वहाँ पे जैसे जॉब की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे वेतन अधिक होता है, वहाँ पर सवैतनिक अवकाश दिए जाते हैं, वहाँ पर अन्य फंड दिए जाते हैं, वहाँ पर पेंशन वगैरह होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो इस आधार पे कैसे कि रोजगार की गतिविधियों की प्रकृति कैसी है, उस आधार पे ये 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित में। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चैप्टर को आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा तो डिटेल में मैंने सारे चैप्टर आपके क्लास 10 सोशल साइंस के वो पब्लिश कर दिए हैं। सभी क्वेश्चंस के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पब्लिश कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर के MCQs भी आ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th सोशल साइंस का जीनियस बैच एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा क्लास 10th SST सोशल साइंस का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, नीचे दी गई जानकारी को हमें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, रोहन ने 12% की ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक, उसे नए घर के कागजात और वेतन का रिकॉर्ड वो बैंक में जमा कराने होंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ओके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो ये होता है ऋणाधार समर्थक। क्या बोलते हैं? ऋणाधार समर्थक। जैसे जब हम कोई भी लोन लेते हैं, ठीक, बैंक से लोन लेते हैं तो गारंटी के तौर पर हमें कुछ जमा करवाना होता है। जैसे आप अपनी गाड़ी के ऊपर लोन ले सकते हो, अपनी ज़मीन के ऊपर लोन ले सकते हो, अपने प्लॉट के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी जॉब के बेस पर लोन ले सकते हो, पशु के आधार पे लोन ले सकते हो। तो जिस भी आधार पे आप लोन ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? वो बैंक में जाएंगे। उसे बोलते हैं इंग्लिश में कोलेटरल्स और हिंदी बोलते हैं ऋणाधार समर्थक। सीधी भाषा में बोले तो गारंटी के तौर पर, कुछ जमानत के तौर पर हमें जमा करवाना होता है। ओके, तो ये क्या है कि उसके घर के कागजात और वेतन का रिकॉर्ड तो इसलिए रखा है ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ भाई 5 लाख रुपए दिए तो इसकी गुंजाइश है, ये लौटा देगा। और घर के कागजात इसलिए रखें कि मान लीजिए वो लौटा ही ना तो डॉक्यूमेंट बैंक के पास है, वो उसको बेच करके अपना कर्जा, अपना लोन पूरा कर पाए। तो इसे समर्थक ऋणाधार या ऋणाधार समर्थक कहा जाता है। ओके, समर्थक या समर्थन वर्ड यूज कर लीजिए, ऋणाधार समर्थन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 19वां हमारा प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार और परस्पर सहयोग करने की अनुमति देती है? यानी कि कौन सी संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। ये विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार या आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच में आपसी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार से रिलेटेड नियमों को, कायदे कानूनों को निश्चित करना, व्यापार से संबंधित झगड़ों का निपटारा करना, ये कार्य करती है विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि आपके ए सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है MCQs में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, वैश्वीकरण के बारे में सही कथनों की पहचान करनी है हमें। ओके, वैश्वीकरण के बारे में जो सही स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें पहला दिया गया, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को दूर करना, ये वैश्वीकरण की शुरुआत थी। बिल्कुल सही है कि पहले क्या था, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगा रखे थे, जैसे अपने देश में लगा रखे थे आज़ादी के बाद, ताकि दूसरे देशों की कंपनियां अपने देश में ना आए।
क्योंकि अगर वो दूसरे देशों की कंपनी आज़ादी के बाद ही अपने देश में आ जाती तो अपने यहाँ तो उद्योग कंपनी मतलब बचपन में ही ख़त्म हो जाते, जड़ों से उखड़ जाते, डेवलप ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनका कंपटीशन तो कर नहीं पाते। तो हमने व्यापार अवरोधक लगाए थे, ट्रेड बैरियर, ताकि वो कंपनियां भारत में ना पाए। तो जब 1991 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था तो हमने उन व्यापार अवरोधकों को हटाया था। हर देश ने ऐसा ही किया। तो ये वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। दूसरा, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति देना। व्यापार अवरोधकों को हटाने के बाद हमने ये भी कहा था कि भाई दूसरे देशों की कंपनी आती है, वो अपने यहाँ पे बिजनेस करना चाहे करें, ठीक, हमें दूसरे देशों में मौका मिलेगा काम करने का। तो ये भी सही है। सभी कंपनियों को अपना निवेश बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया गया। ये सरकार ने नहीं किया था, वो अपने दम पे था कि अगर सक्षम बने या ना बने। और चौथा, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को कम किया गया। ये भी नहीं था। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड है वो वैश्वीकरण के बारे में सही है। तो देखते हैं कहाँ पर दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन। तो ये फर्स्ट में ही हमें दिया गया। ओके, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट जिसमें 20 MCQs रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ये ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है CBSE का। तो ये क्वेश्चन आपके इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा करके टेढ़ी मेढ़ी देंगे, हालांकि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे। चलिए सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पर हमें मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 मार्कर के रहेंगे। कितने रहेंगे? टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 21वां हमारा क्वेश्चन दिया गया। 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण कीजिए। ओके, 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण हमें करना है। तो इसमें 2 कारक हमें बताने कि कौन से 2 कारक थे जिसके कारण अमेरिका में महामंदी आई थी। तो इसमें पहला कारक ये था कि अमेरिका ने जो लोन दिया था, यूरोप के लिए लोन दिया था, यूरोपीय देशों को, क्योंकि वो ताकि वो दोबारा से पटरी पा पाए, और वो लोन की वापसी नहीं हो पाई थी। ओके, पहला ये था जिसके कारण अमेरिका में महामंदी आ जाती, क्योंकि जो लोन दिया गया था, बड़े पैमाने पर ऋण दिए गए थे, उस ऋण की वापसी नहीं हो पाई थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। दूसरा जो प्रभाव था, दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण यह था कि वैश्विक आधार पर पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आ गई थी, जिसे अमेरिका का व्यापार था वो भी अस्त व्यस्त हो गया था। इससे भी अमेरिका महामंदी आई थी। ठीक, दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण यह था कि वहां का जो बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज था, वो धड़ाम से गिर गया था, और उसके साथ वहां पर महामंदी की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें पहला जो बड़ा कारण तो यह था कि अमेरिका ने यूरोप में बड़ी मात्रा में लोन दिया था सभी देशों को, विशेष तौर पे जैसे जर्मनी की बात करें, ताकि वो प्रथम विश्व युद्ध के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव से उभर पाए, और उस लोन की अदायगी नहीं हो पाई थी। इससे वहां की इकोनॉमी भी चौपट हो गई। दूसरा यह था कि पूरे वैश्विक सत्र पर आर्थिक महामंदी आ जाती है, जो यूरोप से शुरू होती है। उसके कारण अमेरिका का व्यापार चौपट हो जाता है, इससे भी उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तीसरा ये कि वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है वो भी धड़ाम से गिर जाता है, इससे भी वहाँ पर महामंदी है वो एक उग्र रूप ले लेती है, और वो 1929 से शुरू होती है, 1933 तक वो रहती है। ठीक, तो ये 2 कारण आप लिख सकते हो, 2 लिखोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद देखिए कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। हमें बताना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ओके, सबसे पहले भारत का कोई अपना राजकीय या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, पहली चीज। दूसरा, भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तीसरा, भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म को ना मानने के लिए स्वतंत्र है। ओके, 3 चीजें बता दोगे काफी है। पहला ये कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा कि भारत की बात की जाए तो यहाँ पे धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और तीसरा, भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म को ना मानने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, ये उसका पर्सनल मैटर होता है। ओके, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद देखिए 23rd क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी, वो सेम ही टॉपिक या सेमी चैप्टर का रहेगा। जैसे इसमें दिया गया भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो पहला तो ये कि हम नवीकरणीय या फिर जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, या बायोगैस हो गया, इस प्रकार के संसाधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि जीवाश्म ईंधन है उनका संरक्षण हो पाए। दूसरा अगर हम करें तो दूसरा ये कि हमें जो आधुनिक
संयंत्र है, आधुनिक जो डिवाइसेस है, उनका प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमें ऊर्जा की बचत होगी। जैसे आधुनिक जो अपडेटेड डिवाइसेस आते हैं उनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे भी हम ऊर्जा का संरक्षण करें। तीसरा ये कि हमें ऊर्जा का जो वेस्टेज है, जैसे लाइट वगैरह स्विच ऑन है तो उसको हमें स्विच ऑफ करना चाहिए अगर वो यूज में नहीं आ रही है। इस प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि हमें जो भी चीज़ें वेस्टेज में जा रही है या फिर बेकार में अगर हम ऊर्जा का प्रयोग करें तो उसको बचाने की कोशिश करनी की चाहिए, क्योंकि अगर बचत है तो भी वो संरक्षण है। तो पहला क्या होगा कि हमें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप ये कर सकते हो कि हमें नवीकरणीय में क्या आ जाए, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये उपयोग में ला सकते हो। और दूसरा ये रहेगा कि हमें ऐसे डिवाइसेस का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और तीसरा ये कि हमें मित व्यवस्था, यानी कि जो बर्बाद हो रहे हैं ऊर्जा, जैसे कि लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, तो उससे ऊर्जा की खपत हो रही है और वो बिना ज़रूरत के खपत हो रही है। तो ऐसे जहाँ पर खपत हो रही है उसको हम स्विच ऑफ करके भी ऊर्जा के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ओके, इस टाइप के आप 2 या 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे 2 ही उपाय लिखने हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के 2 उपाय सुझाना है अपने, कि सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार कैसे किया जा सकता है। एक तो ये कि सोलर प्लेट जो होती है वो काफ़ी महंगी आ रही है, सोलर के जो पैनल है उनकी कीमतें कम की जानी चाहिए। दूसरे ये कि लोगों को जागरूक किया जाए सोलर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में, जागरूक किया जाए सौर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में। तीसरा ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष तौर पर ये कि लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाए ताकि वो अधिक से अधिक सौर ऊर्जा के जो पैनल है उनका उपयोग कर पाए। ओके, तो बस इतना काफ़ी रहेगा। यानी कि सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, सोलर पैनल है उनकी रेट कम किया जाए क्योंकि वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सब्सिडी दी जाए। तीसरा ये कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि ये प्रयोग करना बेहतर है और आसान भी है। ठीक। उसके बाद चौथा है, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार किन तरीकों से रोजगार बढ़ा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो हमें यहाँ देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं बता रहा मैं, और ज़्यादा हमें करने भी नहीं है। 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट काफ़ी रहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार रोजगार बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, कुटीर उद्योगों को, ताकि ग्रामीण है वो स्वरोजगार को प्राप्त कर पाए, स्वरोजगार स्टार्ट कर। ठीक, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतना ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा ये कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपना काम धंधा भी शुरू कर पाए, ट्रेनिंग दी जा सकती है। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, कमर्शियल एजुकेशन अगर दी जाएगी तो इससे भी जो वहाँ के युवा है वो स्वरोजगार की तरफ जाएंगे, ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ कृषि है उसमें सुधार किया जाए, उसका व्यापारीकरण किया जाए, इससे भी कृषि क्षेत्र में भी डिमांड बढ़ेगी, श्रम की डिमांड बढ़ेगी, इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि इस टाइप के तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया जा सकता है। यानी कि लघु उद्योग को बढ़ावा दे करके, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे करके, जैसे मध्यम आकार के उद्योग वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है स्वरोजगार के लिए। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके। और पांचवा यह कि कृषि का आधुनिकीकरण करके, इससे कृषि में भी श्रम की डिमांड बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी। ठीक, तो ये थे आपके 20 सेक्शन के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्कर में आपके एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद सी सेक्शन आपका दिया गया है। सी सेक्शन जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, इसमें दिए गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपके यहाँ पे दिए गए हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। कितने दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 3 मार्कर। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे प्रभावित हुई, ये हमें समझाना है। या फिर भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा, ये हमें समझाना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध है उसकी जब शुरुआत हुई थी तो अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से वादा किया था कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। जब युद्ध समाप्त हुआ, समाप्ति के बाद भारत को आज़ाद नहीं किया गया। इससे भारतीय नेताओं में और आम जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, क्रोध बढ़ा, नाराजगी बढ़ी। ठीक, पहला तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापार ठप हो गया, इससे देश में महंगाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरा प्रभाव ये पड़ा। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों से सेना में जबरदस्ती भर्ती की गई थी, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति गुस्सा या आक्रोश बढ़ा था। तीसरा प्रभाव ये पड़ा था। चौथा ये पड़ा था
कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो जिन लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम मिल गया था। ओके, सेना में भी उनकी भर्ती की गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसे सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ओके, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई थी, इससे भी लोगों में गुस्सा बढ़ा। ओके, इसके साथ साथ इस दौरान देश के कई भागों में अकाल पड़ा, इससे देश में कई जगह पर भूखमरी की समस्या आ गई थी। इसी दौरान महामारी भी फैल गई थी, इससे भी लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इन सभी के लिए लोगों ने जिम्मेवार माना ब्रिटिश सरकार को, और इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि भारत की जो ग्रामीण जनता थी वो अंग्रेजों से बिल्कुल तंग आ गई थी, और इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, गांधी जी थे, उनके पीछे लोग जुड़ गए थे कि उन्हें लगा था कि भाई एक ही रास्ता है, गांधी जी के साथ हो जाते हैं, देश को शायद आज़ादी मिल जाए और हमें हमारा अंग्रेजों से पीछा छूट जाएगा। ओके, यानी कि इससे क्या हुआ था, दोबारा देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला जो प्रभाव ये पड़ा था कि भारतीय नेता और आम जनता में नाराजगी बढ़ गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा ये हुआ कि युद्ध में अंग्रेजों को खूब घाटा हुआ था, तो उस घाटे से उबरने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, कर में बढ़ोतरी कर दी गई। तीसरा, उन्होंने इनकम टैक्स नाम का नया टैक्स भी लगा दिया था। चौथा, महंगाई बढ़ गई थी। पांचवा, देश में बेरोजगारी बढ़ी। छठा, गरीबी में बढ़ोतरी हुई। सातवां, निर्धनता में बढ़ोतरी हुई। कई भागों में महामारी की चपेट में भी आ गए थे। ओके, इससे अंग्रेजों के प्रति ओवरऑल गुस्सा बढ़ गया था, और जो गांधी जी है उनके समर्थन में लोग आ गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली थी इससे। ठीक, ये प्रभाव पड़े थे। तो इसमें से इतना लेंथी भी नहीं जाना, 3-4 पॉइंट लिख दोगे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा। देखिए, असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ठीक, स्वदेशी आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीय लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार किया था। इससे भारतीय व्यापार को बड़ा बूस्ट मिला था, तेजी से भारतीय जो उद्योग थे उनका विकास हुआ था। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को लगा कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन कामयाब रहता है तो भारतीय जो उद्योग है उनको दोबारा से लाभ मिलेगा। ओके, साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ उनकी मांग को भी उठाया जाए कि भारतीय जो उद्योग है उनके लिए कुछ विशेष कानून पारित किए जाए। तो इसलिए जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उन्होंने आर्थिक सहायता भी की थी, यानी कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी पैसे की तो वहाँ पे उन्होंने पैसा भी लगाया था। तो इन कारणों से उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक तो उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनके लिए विशेष कानून बन सकते हैं, और दूसरा ये लगता था कि अगर इस दौरान स्वदेशी आंदोलन चलेगा तो इससे उनके उद्योगों को फ़ायदा पहुँचेगा, और तीसरा उन्हें लगता था कि अगर देश को आज़ादी मिलती है तो ये भी उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 मार्कर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच कीजिए। तो किन कारकों से प्रभावित होता है? पहला जो रेलवे नेटवर्क प्रभावित होता है वो होता है ऊंचावच से। ठीक, ऊंचावच क्या होता है? धरातल। ऊंचावच कर लीजिए, इसको कह लीजिए धरातल से, कि जो धरातल है उस पर निर्भर करता है रेलवे का नेटवर्क, कि जहाँ पर समतल भूमि होती है वहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाना आसान होता है। ठीक, और जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, जैसे कि पर्वतीय भाग हो गए, पठारी भाग हो गए, तो वहाँ पर रेलवे लाइन का विकास सीमित होता है। जैसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान में रेलवे का घना जाल बिछा हो, तो इसका कारण ये कि वहाँ का धरातल समतल है और वहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाना आसान है। ठीक, पहला तो इससे प्रभावित होता है। दूसरा कारक होता है जनसंख्या। दूसरा है वहाँ पर जनसंख्या कितनी है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर रेलवे की डिमांड अधिक होगी। तो जहाँ पर घनी जनसंख्या वाले इलाके होते हैं तो वहाँ पर रेलवे का जाल ज़्यादा बिछा है। जैसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान या तटीय भागों की बात करें तो वहाँ पर रेलवे का घना जाल बिछा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो रेलवे की मांग अधिक है। ओके, घाटे का सौदा नहीं है वहाँ पे। तो दूसरा कारक ये होता है। तीसरा कारक होता है खनिज। जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर रेलवे की डिमांड ज़्यादा रहती है। ओके, क्योंकि भारी जो पदार्थ होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन रेलवे ही होता है। तो जहाँ पर खनिज मिलते हैं वहाँ पर भी रेलवे के विकास के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा कारण हो गया उद्योग। जहाँ पर उद्योग अधिक होंगे वहाँ पर भी रेलवे का घना जाल बिछा मिलेगा। जहाँ उद्योग होंगे वहाँ पर रेलवे की ज़रूरत होगी कच्चा माल को लाने के लिए कारखानों तक, उन प्रदेशों तक, तैयार माल को देश के अलग अलग भागों में पहुँचाने के लिए रेलवे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इलाकों में भी रेलवे का जाल ज़्यादा पाया जाता है।
ओके, तो ये 3-4 पॉइंट लिख दोगे काफ़ी है, क्योंकि ये 3 मार्कर ही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC किस प्रकार अन्य कंपनियों से भिन्न है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, पहली चीज़ तो हमें बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, कि वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में व्यापार या उत्पादन करती है, ठीक, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु मतलब बहुत सारे। जैसे हम बात करें अपने यहाँ पे जितनी मोबाइल की कंपनियाँ हैं, जितनी भी आपके पास, चाहे सैमसंग का मोबाइल है, चाहे आपके पास आईफोन है, चाहे वो MI का है, चाहे वो रियलमी का है, चाहे वो नोकिया है, कोई भी है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, कोका कोला, पेप्सी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ये एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्लियर। उसके बाद आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी देशी कंपनियों से अलग कैसे होती है, कि पहली चीज़ की जो राष्ट्रीय कंपनियां होती है वो एक ही देश में व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देश में व्यापार करती है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका व्यापार ज़्यादा विस्तृत होता है, और जबकि राष्ट्रीय कंपनियां क्योंकि सीमित क्षेत्र में व्यापार करती है तो उनके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो उनका उत्पादन भी अलग अलग देशों में बिखरा होता है, जबकि जो राष्ट्रीय कंपनी होती है उनका उत्पादन एक ही देश तक सीमित होता है। तो ये 2 या 3 एग्जाम्पल देकर के आप बता सकते हो कि वो एक से ज़्यादा देश में व्यापार करती है, वो एक में करती है, उसके लिए अधिक पूंजी चाहिए, उसके लिए कम पूंजी चाहिए। वो एक ही जगह उत्पादन करती है, जबकि वो प्रोडक्शन भी एक से ज़्यादा देशों में कर सकती है। पुर्जे कहीं बन रहे हैं, असेंबल कहीं हो रहा है, टायर कहीं बन रहे हैं, वो अलग अलग देशों में काम चलता है उनका। ठीक, तो इतने एग्जाम्पल दे दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 28वां क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 मार्कर ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें बताना है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है डेमोक्रेटिक होती है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनमें अंतर बताइए। पहली चीज़, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये लोगों की अपनी सरकार होती है, इसमें जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है। ठीक, गैर लोकतांत्रिक जो सरकार होती है इसमें जनता अपनी सरकार को खुद नहीं चुनती है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपनी सरकार को बदल भी सकती है, गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपनी सरकार को बदल भी नहीं सकती है। लोकतांत्रिक सरकार में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वेद होती है, वेद होती है जो लोगों कानून के अनुसार होती है, वो वेद कहलाती है। और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वेद होती है, क्योंकि लोगों ने नहीं चुना, वो तो थोपी गई है, वो अवैध सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजा या रंक हो, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन अमूमन नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार में समय समय पर चुनाव होते हैं, वहाँ पर चुनाव नहीं होते। ऐसे अंतर बहुत सारे हो सकते हैं, 10-15 अंतर बता सकते हो। तो आपको तीन बता दोगे तो भी चलेगा, यानी कि वो सरकार को चुन सकते हैं, वहाँ नहीं चुन सकते हैं। यहाँ सरकार को बदल सकते हैं, वहाँ सरकार को नहीं बदल सकते। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ समय समय पे चुनाव होते हैं, वहाँ चुनाव नहीं होते। यहाँ पे कानून का शासन होता है, वहाँ पे कानून का शासन नहीं होता। यहाँ पे समानता होती है, वहाँ पे समानता नहीं होती। ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 29वां जो क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, उपयुक्त सही तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करनी है। ओके, उपयुक्त जो तर्क है वो हमें देने कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है। तो पहली चीज़ तो बताइए कि तृतीय क्षेत्र कौन सा है, कि जो तृतीय क्षेत्र है वो उपरोक्त जो दोनों क्षेत्र है उनसे अलग होता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उससे अलग होता है। कैसे अलग होता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों में किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि ये सेवाएं प्रदान करता है। इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे टीचर हो गए, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, इंजीनियर हो गए, रिक्शा पुलर हो गए, ड्राइवर हो गए, ओके, बैंकर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए। तो ये क्या कोई वस्तु बनाते नहीं बनाते ना, तो ये इस वे से अलग है। तो आपको कुछ अलग नहीं लिखना, पहले बताओगे कि तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों से अलग है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र है किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। फिर क्या करता है, ये सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए इसे सेवा सेक्टर बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल दे दो कौन कौन इसमें आते हैं, तो हो गया आपका क्वेश्चन 3 मार्कर का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो सेक्शन दिया गया है वो है डी। इसमें दिए गए हमें 5 मार्कर क्वेश्चन। कितने दिए गए, 4-5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। यहाँ पर भी हमारे पास इंटरनल चॉइसेस रहेगी। तो इसमें देखिए
फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों या प्रथाओं पर प्रकाश डालना हमें। ओके, यानी कि फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस के लोगों में एकता स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए थे, ठीक, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के जो प्रतीक झंडा था उसके स्थान पर उन्होंने तिरंगे झंडे को अपनाया। वहाँ का जो झंडा था पहले, वहाँ किसका प्रतीक था, जो रॉयल साम्राज्य का प्रतीक था, उस झंडे के स्थान पर जो तिरंगे झंडे को अपनाया, ठीक। दूसरा, उन्होंने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। तीसरा, उन्होंने एक देश एक कानून को अपनाया, यानी कि पूरे देश में एक जैसे कानून को लागू किया। चौथा, उन्होंने वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो सभा थी उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक। एस्टेट जनरल थी, एस्टेट जनरल का नाम बदल के राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया। सब लोगों को एक समान अधिकार दिए गए, ठीक। लोगों को, हर व्यक्ति को एक ही तरीके से वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी कि सबको तो नहीं मिला था लेकिन जिनको मिला था एक ही तरीके से, यानी कि एक देश एक कानून को लागू किया गया था। दोबारा से देखिए कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ के रॉयल झंडे के स्थान पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को अपनाया, जिससे कि लोगों में एक भाव पैदा हो कि हम इस देश से जुड़े हुए। दूसरा, उन्होंने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, इससे भी लोगों में जुड़ाव पैदा हुआ। तीसरा, उन्होंने एस्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया, इससे भी लोगों में एक अपनेपन की भावना है कि ये पूरे देश की सभा है। पूरे देश के लिए एक जैसे कानूनों को अपनाया गया, ओके। देश को लोकतांत्रिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ओके। इसके साथ साथ सब लोगों के लिए एक जैसे कानून लागू किए गए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जिससे इस प्रकार के कदम उठाए गए जिससे कि वहाँ के लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका का प्रकाश डालिए। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी और एक जटिल प्रक्रिया थी, ठीक। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया था और वो प्रयास असफल रहा था, ठीक। पहला प्रयास था वो 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था और वो कामयाब नहीं रहा था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का जिम्मा है वो पर्शिया उठाता है। पर्शिया, जर्मनी के काफ़ी सारे टुकड़े थे ना, उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा था पर्शिया, और पर्शिया के प्रधानमंत्री थे ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक। ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लो और रक्त की नीति को अपनाया था और ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट या सूत्रधार कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है कि इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। यानी आज जो जर्मनी देखते हैं वो इन्हीं के कारण हुई थी, इन्हीं के कारण हुई थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लो रक्त की नीति को अपनाया और 7 वर्षों में उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, ओके, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ और डेनमार्क के खिलाफ, और तीनों ही युद्धों में पर्शिया की जीत होती है और फाइनली 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। केसर जो काइजर विलियम है वो वहाँ के सम्राट बनते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो ओटो वॉन बिस्मार्क की थी और वही बाद में 1871 में जब काइजर विलियम है वहाँ के सम्राट बनते हैं तो ये वहाँ के पहले चांसलर बनते हैं, ठीक। दोबारा से देखिए क्या कहानी मैंने बताई है कि पहले आप बताओगे जर्मनी का एकीकरण क्या था, कि जर्मनी का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी, एक जटिल प्रक्रिया थी और इसके एकीकरण का पहली जो कोशिश की गई थी वो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसमें की गई थी, जो कि असफल रही थी। उसके बाद पर्शिया ने इसकी बागडोर संभाली, किसकी, जर्मनी के एकीकरण की। और उस वक्त पर्शिया के जो प्रधानमंत्री थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा था। इन्हें जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट, सूत्रधार या इंजीनियर कहा जाता है। इन्होंने इसके लिए लो रक्त की नीति को अपनाया और 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के खिलाफ। तीनों युद्धों में पर्शिया की जीत होती है और फाइनली 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। काइजर विलियम फर्स्ट जो है वो वहाँ के सम्राट बनते हैं और ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर बनते हैं, ठीक। ऐसे आप इसको डिटेल में बता सकते हो, क्लियर। उसके बाद 31 क्वेश्चन दिया गया, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्यों। विनिर्माण क्षेत्र समझ रहे हो ना, जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनकी हमें बात की जा रही है कि विनिर्माण इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है। कि विनिर्माण उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें कृषि क्षेत्र से यानी प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है और वस्तुओं का दोबारा से उत्पादन किया जाता है। जैसे
प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल कहाँ से लिया जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लिया जाता है और उसका दोबारा, विनिर्माण का अर्थ ये होता है, वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। इसमें वस्तुओं को दोबारा से बनाया जाता है। जब दोबारा से बनाया जाता है तो दो बदलाव आते हैं, एक तो वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाती है और दूसरा ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये क्या है, विनिर्माण है। जब चीनी बनेगी, कपड़ा बनेगा तो उसका उपयोग भी बढ़ जाएगा और उनकी कीमतें दोनों बढ़ जाती है। तो विनिर्माण क्षेत्र है, उसका महत्व क्या है ये हमें बताना है। तो पहली चीज़ ये कि विनिर्माण जो उद्योग है वो कृषि के आधुनिकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमें एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि विनिर्माण उद्योग है वो उसकी प्रगति होनी चाहिए, क्योंकि मशीन टूल्स कहाँ से आएंगे, वो इसी सेक्टर से आएंगे। दूसरे ये कि विनिर्माण उद्योग है जितना ये ज़्यादा फैलेगा उतना ही कृषि के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, निर्भरता कम होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर भी काम धंधा मिलेगा। तीसरा, विनिर्माण उद्योग है वो देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि जितना विनिर्माण में उत्पादन होगा उतना ही देश का व्यापार बढ़ेगा। इसके साथ साथ विनिर्माण है वो देश की आय में बढ़ोतरी करता है। विनिर्माण से देश में गरीबी निर्धनता कम करने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग है, जितना विकास होगा, जितने उद्योग लगें उतना बेरोजगारी कम होगी। विनिर्माण उद्योग से देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। तो ये 5-7 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि क्या क्या होता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया आईटी इंडस्ट्री है या जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसके बहुआयामी पहलुओं की जांच करें। देखिए इस टाइप के एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो 5 मार्कर का बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी 5 मार्कर में दे देते हैं। तो इसमें आप क्या बताओगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी और जो आईटी इंडस्ट्री है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये आधुनिक उद्योग है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति की है। इनको लिखना पॉइंट में पड़ेगा आपको, तभी आप 5 मार्कर के अकॉर्डिंग जा पाओगे कि ये आधुनिक उद्योग हैं जिन्होंने हाल ही के वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति की है और ये विदेशी मुद्रा प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। और ये उद्योग मुख्य तौर पर जो बड़े शहर है वहाँ पे केंद्रित है। इसमें सबसे प्रमुख शहर है वो हमारा बेंगलुरु आ जाता है, जिसे आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है आईटी इंडस्ट्री का, ये वो क्षेत्र है जिसमें लगभग 30% के आसपास महिलाएं काम करती है। सर्वाधिक महिलाएं इसी सेक्टर में काम करती है। ओके, बस इतना कुछ बता दोगे काफ़ी रहेगा इसमें। उसके बाद है भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 4th जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 5 मार्कर में कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए या फिर राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन कीजिए। एक ही बात है, उपयोगिता बता दीजिए, उनका रोल क्या है, क्यों ज़रूरत हमें होती। पहला, अगर हम सबसे पहले बताएं कि सरकार के गठन के लिए या चुनाव लड़ने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे लोकतंत्र में विभिन्न दलों के बीच में कंपटीशन होता है। तो वो चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव यही राजनीतिक दल लड़ते हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो अगर इंडिविजुअली चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चुनाव लड़ना पहला इनका कार्य होता है, चुनाव लड़ना। लोकतंत्र में जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, मुख्य तौर पे विभिन्न दलों के बीच में होती है, तो पहला कार्य होता है इनका चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य होता है सरकार का गठन करना। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा सीट प्राप्त होती है, वो क्या करते हैं, वो सरकार का गठन करते हैं। ठीक, सरकार का गठन करना और सरकार को चलाते भी यही है। तीसरा कार्य होता है विपक्ष की भूमिका निभाना। जो दल चुनाव हार जाता है वो क्या करता है, वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। वो एक तरीके से वॉचडॉग की तरह होता है, सरकार की गलतियों को लोगों के सामने लेकर के आते हैं और सरकार भी उससे अलर्ट रहती है कि कुछ गलती नहीं करनी है। तो विपक्ष की भूमिका यानी कि पहला चुनाव लड़ना, दूसरा काम हो गया सरकार का गठन करना और सरकार को चलाना, तीसरा कार्य हो गया विपक्ष की भूमिका निभाना, चौथा कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है अपने देश में। संसद में कौन होते हैं? विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो कानून का निर्माण करना भी इसी का कार्य है। इसके साथ साथ है जनमत का निर्माण करना। जो विपक्षी दल होते हैं आमतौर पे वो लोगों की राय तय करते हैं। राय तय के जैसे कि जो भी मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। इससे लोगों की राय, सोच तय होती है। जैसे अगर हम बात करें कि इस वक्त की बात करें, जैसे पद यात्रा निकल रही किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो किस लिए कोशिश की जा रही है कि लोगों का एक जनमत तैयार किया जाए कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। तो ये कार्य भी हो गई। यानी कि यहाँ पे देखिए कौन कौन से कार्य हो गए। पहला हो गया चुनाव लड़ना, इनका कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है सरकार का गठन करना और सरकार चलाना। तीसरा कार्य होता है विपक्षी दल की भूमिका निभाना। चौथा कार्य होता है कानून का निर्माण करना। पांचवा कार्य होता है जनमत का निर्माण करना। छठा कार्य अगर हम कहें तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य भी करते हैं। जैसे सरकार
तक सीधे लोगों की पहुंच नहीं होती। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, छुट भैया नेता होते हैं, वो हर गली मोहल्ले में होते हैं, तो उन तक हमारी पहुंच होती है। इसके थ्रू हमारे सरकार में अपने काम भी हो जाते हैं। तो ये 5 या 6 काम आप लिख दोगे कि कौन कौन से कार्य होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। उसके बाद है नेक्स्ट जो दिया गया 33rd दिया गया, राजनीतिक समाज में, ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका बताइए। या फिर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक की भूमिका बताइए, उनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है। तो स्वयं सहायता समूह है, ये निर्धन लोगों का एक समूह होता है। इसमें आमतौर पे महिलाएं होती है, हालांकि कंपलसरी नहीं है कि महिलाएं ही हो, लेकिन आमतौर पे ये महिलाओं का ही समूह होता है। और इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, ओके, जो आमतौर पे एक ही मोहल्ले या कॉलोनी से आसपास के इलाके से होते हैं। ठीक, ये लोग मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं और साथ ही साथ ये महीने की मासिक बचत भी करते हैं। उस बचत को ये बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक, और जब किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसी बचत में से उसको वो सस्ते में ऋण भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक, जब ये बचत ये कई महीनों तक लगातार, यानी कि 2 या 3 वर्षों तक अगर लगातार ये ठीक बचत करते हैं, तो उसके बाद बैंक इनको बिना किसी समर्थक ऋणाधार के ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। वरना बैंक लोन नहीं देता ना, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी या जमानत के तौर पे रखने के लिए ना हो, तो वो नहीं मिल पाता। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसमें अगर आप लगातार सेविंग कर रहे हो 2-3 सालों तक, तो बैंक आपको लोन दे देगा, उस ग्रुप को लोन दे देगा बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी समर्थक ऋण आधार के। ठीक, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, यानी कि उनको लोन मिल जाता है। इसके साथ साथ जब लोग आपस में 15-20 लोग मिलकर के काम धंधे करते हैं, तो उनमें आपस में समझ है, भाईचारे की भावना विकसित होती है। इससे आमतौर पे जैसे घरेलू हिंसा जैसी समस्या है, उससे निपटारा मिल जाता है, निर्धनता से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। तो ये कुछ इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं। ठीक, तो ग्रामीण समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खासतौर पे इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। घरेलू हिंसा जैसे कि मामले हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक, निर्धनता है, उसके बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है। निर्धन लोग हैं वो बिना कोलेट्रल के भी लोन ले पाते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज रहेंगे। ठीक, आपको टोटली एक साथ ही लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। ठीक, उसके बाद है आरबीआई के हमें बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक है वो विभिन्न बैंकों के लिए नियम, कायदे, कानून तय करते हैं। रिजर्व बैंक है विभिन्न बैंकों के लिए ब्याज की दर निश्चित करते हैं। रिजर्व बैंक है वो विभिन्न बैंकों के कार्यों की निगरानी करते हैं। रिजर्व बैंक ये तय करते हैं कि जो लोन दिए जा रहे हैं वो सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, सिर्फ अमीरों को ही नहीं दिया जा रहे हैं, ये तय किया जाता है। रिजर्व बैंक है वो विभिन्न बैंकों को अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें ऋण उपलब्ध करवाते हैं। रिजर्व बैंक है वो हमारे देश की सरकार के सलाहकार के तौर पे काम करता है। रिजर्व बैंक है वो मुद्रा जारी करता है। इतने बहुत हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक, तो ये था हमारा डी सेक्शन जिसमें हमने डिस्कस किए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में वो है सेक्शन ई। यहाँ पे हमें 3 सोर्सेज दिए गए हैं जहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, पहली जो कहानी है वो विल थॉर्न की कहानी यहाँ पे दी गई है। इसको मैं थोड़ा रीड भी कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कि विल थॉर्न है उन लोगों में से एक है जो मौसमी काम की तलाश में ईंटों को लोड करने या अलग अलग कार्य करता था। यानी कि एक है जो आमतौर पे इस टाइप के लोग वहाँ पे होते थे कि जो मौसमी काम करता था, सीजनल वर्क करता था, कभी ईंटों को लोड करता था या कभी कभी और जॉब करता था, अलग अलग टाइप के जॉब काम मिल गए वो किया करता था। वह बताता कि कैसे नौकरी तलाश करने वाले काम की तलाश में लंदन चले गए थे। वो बताते कि उस वक्त लंदन में काफ़ी लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे नए नए कारखाने लग गए थे। ठीक, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो इसलिए लोग गाँव से लंदन की तरफ जा रहे थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था, विल थॉर्न हमें बता रहे हैं, और मेरी इच्छा एक पुराने साथ काम करने वाले श्रमिक के पत्रों से प्रेरित थे। कि वो श्रमिक वहाँ पे काम करता था, वो पत्र लिखता, वो कहता था भाई मौज है, काम कर रहा हूँ मैं तो एक इंडस्ट्री में, कारखाने में, जो अब ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम कर रहा था। मैंने आखिरकार नवंबर 1881 में जाने का फैसला लिया। हमारी 2 दोस्तों के साथ मैं आशा से भरी यात्रा पर निकल पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम मेरे मित्र की सहायता से रोज़गार प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की तो उनके पास कम पैसे थे और उनके खाने और रहने के लिए वो काफ़ी नहीं थे, कम थे उनके पास। जब तक हम लंदन नहीं पहुँचे थे तो कुछ दिन
वो 20 मील चले और किसी दिन वो कम चले, यानी कि ऐसे कुछ पैदल भी चलना पड़ा था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तीसरे दिन के अंत तक उनका पैसा ख़त्म हो गया। 2 रातों के लिए वो बाहर सोए, 1 रात के लिए घास के ढेर के पास, और अगली रात को वो एक पुराने फार्म के शेड में सोए थे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने उस फ्रेंड को खोजा जो गैस वर्क्स में काम करता था ओल्ड कैंट रोड पर। वो उन्हें नहीं मिला। अब उनका पैसा समाप्त हो गया था और उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। देर रात तक वो भटकते, फिर सोने की कोई जगह की खोजने की कोशिश करते। उन्हें एक पुरानी इमारत मिली जिसमें उन्होंने रात गुजारी। अगले दिन वो संडे को दोपहर ओल्ड कैंट गैस के पास पहुंचे। काम के लिए उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, आवेदन किया। ओके, हैरानी की बात थी कि जिस आदमी को तलाश करे थे वो वहीं पे उसी वक्त काम कर रहा था। उनको मिल जाता है। फॉरमैन से उन्होंने बात की और उन्हें जॉब मिल गई। ये हमें एक केस स्टडी दी गई है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 मार्कर, और जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपका 2 मार्कर रहेगा। तो इसमें बताइए उस प्रमुख कारक का विश्लेषण हमें करना है कि जिसके कारण लंदन नौकरी चाहने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया था। तो पहला कारण ये था कि वहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक थे। दूसरा कारण था कि वहाँ पर नए नए उद्योग लग रहे थे। दूसरा, वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा थे, इसलिए लोग लंदन जाना पसंद करते थे। दूसरा, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स द्वारा विल थॉर्न की नियुक्ति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका कारण ये है कि जो ओल्ड कैंट गैस वर्क्स है उसमें विल थॉर्न का एक तो जान पहचान का था, उसलिए उसे नियुक्ति आसानी से मिल गई। दूसरे ये था कि ओल्ड कैंट गैस वर्क्स है उसे सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता थी, तो वो सस्ते में काम करने के लिए तैयार था, तो इसलिए उसे नियुक्ति दे दी गई है। ठीक, 2 कारण बता दोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि विक्टोरियन ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों पर हाथ से काम करने वालों की प्राथमिकता के कारणों का विश्लेषण दीजिए। कि उस वक्त जो उद्योगपति होते थे वो हाथों से काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे मशीनों के बजाय। दूसरे ये था कि मशीनें उस वक्त काफ़ी महंगी थी, पहला कारण ये था। दूसरे ये था कि मशीनें अगर ख़राब हो जाती तो उनको ठीक करना उस वक्त बड़ा मुश्किल था। तीसरा, मशीनों की बजाय जो श्रमिक थे वो सस्ते में उपलब्ध थे। चौथा, जो सीजनल मतलब मौसमी उद्योग थे वो मशीनों के बजाय हाथों से काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि इससे उनकी लागत कम होती थी। तो ये 4 कारण बता दोगे कि मशीनें उपलब्ध नहीं थी, महंगी होती थी, ख़राब होने पर ठीक करना बड़ा मुश्किल था, उनको चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी, आमतौर पे हर कोई ट्रेंड नहीं होता था, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, श्रमिक सस्ते से उपलब्ध हो जाते थे। ओके, बस ऐसे कारण लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और देखिए, एक और हमें सेकंड जो केस स्टडी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया गया है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर भी हमें एक केस स्टडी है, इसको पढ़ना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है, 1 मिनट इसमें लगेगा हमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, एक NGO है, जिसने आदिवासी लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ लामबद्ध किया है। ओके, कि हमें आंदोलन करना है। अब आंदोलन जो है ये मूल रूप से पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे जो बांध के पानी में डूब गए थे उन पर केंद्रित था। यानी कि सबसे पहले आंदोलन किया था कि ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है बांध, उस बांध के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। हाल ही में इसने गरीब नागरिकों, विशेष रूप से विस्थापितों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर पूर्ण पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब इनकी एक मांग ये भी है कि जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं, जो उजड़ गए हैं, कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, उनको रोजगार दें, उनके लिए घर के बंदोबस्त करें, उनके रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, इसकी भी डिमांड वो करें। साथ साथ उनकी सुविधाओं की भी ये मांग करें ये NGO। लोगों को लगा कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। सिंचित खेतों और भरपूर फसल के वादे पर विश्वास करके विस्थापन के आघात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी कि उनमें वादा किया गया था कि भाई आपको खेत मिलेंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ। इसलिए अक्सर रिहंद के जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को राष्ट्र की खातिर बलिदान के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये मान लिया कि चलो देश आगे बढ़ रहा है और देश के लिए यही समझ लीजिए कि हमने ये बलिदान दे दिया। अब 30 वर्ष बीत चुके हैं। ओके, उसके बाद उनकी आजीविका और मतलब जो भी आय के साधन थे वो अनिश्चित होने के कारण वे पूछ रहे हैं कि क्या बलिदान के लिए, देश के बलिदान के लिए उन्हें क्यों चुना गया था, वे ही क्यों चुने गए थे, बाकी लोग भी तो बलिदान दे सकते थे। यानी कि यहाँ पर ये एक छोटा सा हमें यहाँ एक्सट्रैक्ट दिया गया, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। पहला है
कि सरदार सरोवर बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो सरदार सरोवर बांध है, इसका मुख्य उद्देश्य था आसपास के इलाकों में सिंचाई उपलब्ध करवाना, आसपास के इलाकों में बिजली उपलब्ध करवाना। ओके, दो उद्देश्य लिख दोगे, पहला है सिंचाई के लिए इस बांध को बनाया गया था, दूसरा था आसपास के जो बड़े शहर थे वहाँ पर विद्युत की सप्लाई करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करना, इस उद्देश्य से ये बांध बनाया गया था। जनजातीय लोगों के विरोध के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो उनके विरोध के कारण एक तो उनकी रोजी रोटी छिन गई, दूसरा उन्हें विस्थापित होना पड़ा, तीसरा उनकी ज़मीनें छिन गई। पहला उन्हें विस्थापित होना पड़ा, दूसरे उनकी रोजी रोटी छिन गई और तीसरा उनकी ज़मीनें छिन गई, इसलिए वो विरोध करें। ठीक, जनजातीय लोगों की हम बात करें। चौथा इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे वनों को काटा गया तो इसलिए वो पर्यावरण आधार पर भी इसका विरोध करें। उन मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया। तो इन्होंने काम किया, एक तो पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि पेड़ों को काटा गया, तो इस आधार पर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो विरोध करा है। दूसरा, विस्थापितों की समस्या को लेकर के भी विरोध करा है। इनकी मांग है कि सरकार विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सही से प्रयास करे। ठीक, यानी कि उनको ठीक से सेटअप करके घर वगैरह दें और रोज़गार का बंदोबस्त अरेंजमेंट करे। तो ये दो मुद्दे हैं, एक तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए कुछ किया जाए, और दूसरा ये कि जो लोग उजड़ गए हैं वहाँ से उनके लिए भी पुनर्वास की कुछ ठीक से व्यवस्था की जाए। तो ये उनके दो मुख्य मांगे या फिर मुद्दे हैं। उसके बाद 36वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 36वां हमारा प्रश्न है, ये भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, बाकी रहेंगे ये जी। जैसे यहाँ पे दिया गया सत्ता की साझेदारी से संबंधित है, इसको मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, आप रीड कर लीजिएगा, पहला चैप्टर उसी से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन दिए गए उन्हीं को हम रीड कर लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दीजिए कि सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, और इसमें लोगों के पास शक्तियाँ होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास शक्ति होगी तो वहाँ पर लोकतंत्र का दम घुटने लग जाता है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शक्तियाँ होनी चाहिए। बस इतना सा बताना है कि लोकतंत्र का अर्थ ही ये होता है लोगों का शासन। तो वहाँ पर जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शक्तियाँ होनी चाहिए। इसलिए सत्ता की साझेदारी वो लोकतंत्र में ज़रूरी होता है, लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसके अलावा और भी आप बता सकते हो कि सत्ता की साझेदारी है वो आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं उससे बचने के लिए आवश्यक है, देश की एकता के लिए आवश्यक है, सामाजिक एकता के लिए आवश्यक है, विभाजन से बचने के लिए आवश्यक है, देश के एक समान विकास के आवश्यक है, सब लोगों के एक समान विकास के लिए भी ज़रूरी है सत्ता की साझेदारी की जाए। तो कोई भी एक कारण बता सकते हो कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद गठबंधन सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण कैसे। जो गठबंधन होता है, गठबंधन में 2 या 2 से ज़्यादा दल मिलकर के सरकार को चलाते हैं। ठीक, इसमें जो 2 या 2 से ज़्यादा दल मिलकर के जो सरकार को चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार को चलाते हैं, तो उसमें वो दल सत्ता की साझेदारी करते हैं, क्योंकि वो दल अलग अलग सामाजिक समूहों से संबंध रखते हैं, अलग अलग भागों से होते हैं, तो वहाँ पर सत्ता में, पावर में शेयरिंग हो जाती है उनकी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक से आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद 36 का दिया गया, 3rd है कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी होगी, दबाव समूह मतलब ये यूनियन वगैरह हो गई, टीचर्स यूनियन होगी, ट्रक यूनियन, व्यापारी यूनियन, इस टाइप की यूनियन की बात की जा रही है। और जो आंदोलन होते हैं, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन होता, जो सत्ता में है उन्हें किस प्रकार नियंत्रित करने या प्रभावित करने में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर ये कैसे असर डालते हैं, कि चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो दबाव समूह, चाहे वो आंदोलन हो, इसके द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अगर सरकार की नीतियाँ सही नहीं होती तो दबाव समूह, आंदोलन या पॉलिटिकल पार्टी विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक, और सरकार को नीतियां बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार की अगर गलत नीतियां हैं तो उसमें भी ये लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं विरोध करके, और इससे भी सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो सही निर्णय ले पाएँ। यानी कि ये विरोध करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, और इससे वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो सही निर्णय लें। यानी कि इनकी इनडायरेक्टली सत्ता में साझेदारी होती है, डायरेक्टली सरकार इनकी नहीं है, लेकिन सरकार इनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है जब ये दबाव डालते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनकी सत्ता में साझेदारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। F सेक्शन है जो कि लास्ट सेक्शन है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे है हमारे मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे हिस्ट्री में से और 3 क्वेश्चन रहेंगे हमारे जियो में से, यानी कि टोटल ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया 37th A जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें 37th A में दिए गए हमें मैप के ऊपर 2 स्थान दिए गए, A और B कैपिटल लेटर में।
इनको हमें पहचानना है और इनके नाम लिखने हमें। जैसे पहला स्थान है उसके बारे में हमें हिंट दिया गया है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। और दूसरा स्थान दिया गया महात्मा गांधी ने इस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये जो यहाँ पे दिया गया ये है कोलकाता। क्या है? कोलकाता, जिसको आप कलकत्ता लिखोगे क्योंकि हिस्ट्री में उस वक्त कलकत्ता था। ठीक, तो ये आपका कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक, ये आपका कलकत्ता हो गया। और ये हो गया आपका दांडी, यहाँ पे दांडी जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था, बी जो आपका। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमें दिया गया, नेक्स्ट क्या दिया गया? नेक्स्ट हमें यहाँ पे बात की गई हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम की बात करें तो यहाँ पर है, लगभग यहाँ पे हीराकुंड डैम है। उसके बाद जो नेक्स्ट की अगर बात की जाए जो जियो का है उसमें हमें इनको शो करना है। उसके बाद है तारापुर परमाणु संयंत्र और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कोची पोर्ट। 4 में से 3 करने हैं। यहाँ पे देखिए मैं सभी आपको बता देता हूँ कि कौन से कहाँ पर है। तो इसमें नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही कर लीजिए। जहाँ पे दिल्ली दी गई है ये दिल्ली है, दिल्ली के पास में यहीं पे आप कर लोगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मुंबई से थोड़ा ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिंगर से ठीक से नहीं हो पा रहा, तो ये आ जाएगा आपका तारापुर। और केरल के बिल्कुल बीच में यहाँ पे लगभग ये आ जाएगा आपका कोची। ठीक, यहाँ पे आपका हीराकुंड हो गया। तो ये आपका जियोग्राफी के मैप वर्क में मैप आपको पेंसिल से फिल करना है। रोल नंबर जहाँ पे दिया गया वो आप पेन से यूज़ करोगे और प्रॉपर तरीके से इस टाइप के मार्क हैं उनको आपको यूज़ करना है। क्लियर? तो ऐसे आपका 5 मार्क्स का रहेगा मैप वर्क। मैप वर्क के जहाँ तक बात है आपके क्लास 10th के हिस्ट्री या जियो के टोटल मैप वर्क है वो हमने अलग से कर रखा है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। या फिर आप क्लास 10th जो सोशल साइंस का जीनियस बैच है वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में, मैप वर्क, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, MCQs, चैप्टर के डिटेल नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वहाँ पर जाकर के आप इनको सर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनके लिए 37th जो क्वेश्चन है उसके स्थान पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए। तो इसको ध्यान रखना है कि ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, आपको मैप वर्क ही करना है। तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए जैसे क्वेश्चन दे दिए गए यहाँ पे कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो वो कोलकाता है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, तो वो दांडी है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ हीराकुंड डैम है, तो वो उड़ीसा है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ तारापुर परमाणु संयंत्र है, तो वो महाराष्ट्र है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो वो यूपी है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ कोची सी पोर्ट है, तो वो केरल है। ओके, ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वो मैप वर्क में फिल नहीं कर सकते। तो ये था आपका CBSE का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ और काफ़ी सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मिड टर्म के एग्जाम के लिए मैंने अलग से सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और इसके साथ साथ आपका यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की है वो उसका लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। NTSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है, ऑल अबाउट द NTSC, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप की बुक्स वगैरह आपको लेनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को नहीं देखा तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।